मेरे दोस्ती आपके अपने चैनल फिजिक्स वायर दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो जो पहले आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, आपको ये नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका होगा। तो जब नोटिफिकेशन पहले आ जाता है तो आप समय से, हम पक्का कंफर्म है कि 7:30 बजे आपके पास लाइव क्लास आनी है, तो आनी है। पहले से ही नोटिफिकेशन आ चुका था। अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को शेयर कीजिएगा, बहुत से बच्चे पढ़े, सब बच्चे सीखे, यही कंडीशन रहती है हमारी। तो अगर हम आज हम बात करें तो आज हम उससे बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु कौन सा है वो, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हमने अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। तो आज हम उससे बात करेंगे निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से और लाइक से हमारा जो मेहनत करते हैं हम, जो आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। अगर हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। जितनी मेहनत हम करते हैं वीडियो के लिए, अगर हमें प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो आपके लिए और आगे करते रहेंगे हम। ठीक है, चलो। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना था आपको निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा पिछला आपका कॉन्सेप्ट था उसी प्रकार कॉन्सेप्ट है, केवल समझाने का प्रयास रहेगा, रटाने कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही आ रही वीडियो एकदम। देखो, हमने माना कि एक हमारे पास एवी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या अभी द्विध्रुव ही है? अभी नहीं है, अब है। तो एवी एक, यहाँ हमने माना प्लस का क्यू और यहाँ हमने मान लिया माइनस का क्यू। अब हमारे पास क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसका केंद्र O होगा कि नहीं होगा। जब केंद्र O होगा तो टोटल लेंथ हमारे पास है 2L हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L, जिसके केंद्र O से निरक्षीय स्थिति अर्थात अनुप्रस्थ, इसके लंबवत, ऐसे इस तरीके से इसके लंबवत निरक्षीय स्थिति में इनकी R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर अब देखा जाए, हमने इस A को P से मिला दिया और P को V से मिला दिया, कोई दिक्कत आता? यहां तो कोई दिक्कत। उसको हम जानते हैं कि M इस बिंदु P पर इस प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। नाम दिया हमने इसे E1 वेक्टर। और इस माइनस क्यू के कारण तीव्रता होगी वो कहाँ की ओर होगी, उसी ओर होगी। नाम दिया ऐसे हमने E2 वेक्टर। हुआ क्या कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों की दिशाएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न हैं। अर्थात ना तो दूसरे विपरीत है, ना एक दूसरे समांतर में है। E1 इस तरफ, E1 E2 अलग अलग हैं। जब E1 व E2 वेक्टर की दिशाएं परस्पर भिन्न भिन्न है तो इस कंडीशन क्या करते हैं हम, तो इस कंडीशन में करते हैं घटकों का वियोजन। इन घटकों का वियोजन करेंगे हमने वियोजन किस तरीके से। अरे एक बात समझी जाए तो देखो ध्यान से, हमने माना यहाँ पर एंगल थीटा है और यहाँ एंगल थीटा है और जी 90 की लाइन होगी, नहीं होगी, लंबवत है। आप इसको निकाल लो पहले। तो हमने त्रिभुज माना, त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों हम कर क्यों रहे, हम कर रहे हैं, हमें निकालना है इस AP की लेंथ निकालनी है, इस PB की लेंथ निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण थीटा के सामने
तो 90 के सामने कर्ण, थीटा सामने क्या होता है, लंब होता है, तो 90 के सामने कर्ण, तुम्हारा AP का वर्ग बराबर हो जाएगा AO का वर्ग प्लस OP का वर्ग। तो AP का वर्ग इक्वल टू AO कितना है, L स्क्वायर, OP कितना R स्क्वायर। तो AP कितना आएगा हमारे पास, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई बात नहीं, प्लस माइनस है, दोनों प्लस में आएंगे। तो आप चाहे A प्लस B बराबर लिखा हुआ है, प्लस भी लिखा हुआ है, चाहे से आप लोग तो B प्लस E लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। इसी प्रकार से आपका BP कितना होगा, निकालोगे वही निकलेगा, क्या निकलेगा हमें, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमने निकाल लिया AP R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जी निकाल लिया हमने R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बताओ अभी तक कोई दिक्कत। अब एक बात समझो यहाँ से, इसे और इसे देखो, दो समांतर रेखाएं, दो तरीके से समझाएंगे। अगर दो समांतर रेखाओं को त्रिक रेखा काट रही है, एक त्रिरेखा काट रही है, तो अगर यहाँ पर एंगल थीटा होगा तो जे भी थीटा होता है, अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो जे भी थीटा होगा। बताओ, तो वही यहाँ पर समझी जाए, कंडीशन देखना, यह एक समांतर रेखा, एक समांतर रेखा, और ये त्रिक रेखा काट रही है, तो जब कितना एंगल थीटा है, तो ऐसे करोगे तो जे कितना एंगल होगा आपका, जे भी थीटा होगा नहीं होगा। और इसको देखा जिग जैग वाली लाइन, देखो जिग जैग वाली इस तरीके से, ऐसी ऐसी जी लाइन जिग जैग वाली लाइन, तो जे एंगल थीटा तो जे एंगल थीटा। तो यहाँ जिग जैग देखना, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट रहेगा, परेशान नहीं होना, यहाँ समझो पहले इसको, इस तरीके जिग जैग जी, दो यहाँ से, तो जे भी थीटा, जे भी कितना हो जाएगा, जे भी थीटा हो जाएगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इस तरीके से, माना है हमने यहाँ पर एंगल 30 अंश और 60 अंश, और इसे हमने माना टोटल एक त्रिभुज त्रिकोण कितना होता है, 180 होता है, तो 60 30 90, ऐसे हमने माना 60 40 100 और 80, ठीक है। और इसको हमने रेखा को आगे बढ़ा दिया। अब अगर आपको यह कोण निकालना है, वही कोण तो पूरा हमारे पास ये एंगल, अगर यह जो y कोण है, यह जो y कोण है, इसके विपरीत इसके सामने वाले दोनों कोणों के योग की कैसा होगा, बराबर होगा जी। कितना हो जाएगा, 60 40 100, तो टोटल बताओ 100 और 80 180, टोटल बनाए, ठीक वो नहीं होगा जी। यह लाइन 180 की है कि नहीं है, वही बात यहाँ पर थीटा और थीटा 2 थीटा। अब 2 थीटा वो डिवाइड कर दिया गया, जैसे घट को विभाजन किया थीटा और थीटा में। हमने दोनों कॉन्सेप्टों से आपको समझाने का प्रयास किया, और मैं विश्वास है कि यह बात आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि अध्यापक इस बात को रटाने का प्रयास करते हैं। हमेशा ये रहता है कि थीटा और थीटा, यहाँ पर 2 थीटा कर देते, बोले ठीक है काम चल जाएगा, बोले काम नहीं चलाना है, समझाना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। यहाँ से भाषा आप लोग बना लेना। भाषा क्या बनाओगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु पे स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। A को हमने मिलाया कहाँ से, A को P से मिलाने पर और V को P से मिलाने पर। अब देखा जाए इस A पर प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 वेक्टर बाहर की ओर है, वह माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता उसी ओर है। और यह कंडीशन मान ली जाए, सब कंडीशन कहाँ पर है, निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में। हमने माने कहाँ पर है, हम बात करेंगे नहीं, हम के परावैद्युत माध्यम की बात ही नहीं कर रहे, हम कहाँ कर रहे हैं, निर्वात या वायु की। चलो ठीक है, अब हम करते हैं डेरिवेशन यहाँ से। तो सुनो यहाँ से, तो प्लस Q
आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी आपकी E1 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। दूर कितनी यहाँ से हमारे R स्क्वायर होता तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और रूट में है इस तरीके से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो E1 हो जाएगा हमारे पास क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। क्लियर बात। चलो इसी प्रकार से बात करेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हो जाएगा हमारे पास क्या E2 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस का है क्या रखते हैं, केवल हम परमाणु रखते हैं तो प्लस का Q अपॉन वही कंडीशन हो जाएगी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। बहुत क्लियर है, बताओ। अब यहाँ से एक बात देखो, हुआ क्या, चूंकि अगर देखा जाए बिंदु P पर E1 वेक्टर व E2 वेक्टर की दिशा असमान होने के कारण घटकों का हमने विभोजन किया। विभोजन करने के बाद अब देखो आप यहाँ से देखना क्या है कि कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरीके से। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे माना हमने कि इसका परिणामी वेक्टर ए वेक्टर है और यहाँ पर एंगल थीटा है। समझना यहाँ से, थीटा जिन दो भुजाओं से जुड़ा हो वह घटक होता आपका क्षैतिज घटक। कौन सा होता, क्षैतिज। और थीटा से दूर भुजा वो घटक होती कौन सी, ऊर्ध्व। अर्थात क्षैतिज है तो इसका परिणाम ए है, तो जो हो जाएगा ए कॉस थीटा और जो हो जाएगा ए साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर बात करें इस तरीके से हम, यह एंगल थीटा है और ये आपका ए वेक्टर है, तो थीटा जिन दो भुजाओं जुड़ा वो घटक क्षैतिज होता है, तो ए है तो घटक हमारा क्षैतिज, तो अर्थात ए कॉस थीटा और जे ऊर्ध्व तो ए साइन थीटा। या एक और बता रहे हैं हम आपको, वो भी समझो। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th पढ़ा होगा, इस तरीके से समझो। परिणामी वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर हो गया, थीटा एंगल है। अब घटक हमारा क्षेत्र कौन सा हो, जे होगा, जी होगा। थीटा किन दो भुजाओं जुड़ा हुआ है, इन दो भुजाओं से, तो जो हमारा घटक क्षेत्र तो ए कॉस थीटा और जो ऊर्ध्व तो ए साइन थीटा। ये एक और समझ लो कॉन्सेप्ट इस तरीके से, ये थीटा आपका ए वेक्टर हो गया। दोनों ए वेक्टर कोई वेक्टर हो, परिणाम हमारा ए वेक्टर क्या है, रिलक्टेंट वेक्टर, परिणामी वेक्टर ए वेक्टर है थीटा एंगल, तो ये हमारा क्षैतिज ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्षैतिज ऊर्ध्व की पहचान कर सकते हो। जिन दो भुजाओं जुड़ा हो वो घटक होता है क्षैतिज, उसके विपरीत भुजा जो होती है वो कहलाती है हमारी ऊर्ध्व कहलाती है। ठीक है, चलो समझ आ रही, फिर से वहीं पर देखो, यहाँ थोड़ी चमक सी आ रही होगी हल्की है, चलो समझा दे रहा है। अब यह थीटा है, यहाँ समझना, इसको समझा रहे हैं, यहाँ पर वह चमक सी आ रही है, तो यहाँ से इस तरीके की कंडीशन है। E1 वेक्टर एंगल यहाँ थीटा है, तो परिणाम इसका E1 वेक्टर है, तो इसका थीटा एंगल जुड़ा हुआ, थीटा जुड़ा इस वजह से, तो हो जाएगा हमारे पास क्या E1 cos थीटा, और जी क्या हो जाएगा, जी ऊर्ध्व घटक E1 sin थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या E1 cos थीटा और जी हो जाएगा E1 sin थीटा। वो वाली कंडीशन है जहाँ कुछ चमक समझ में आ रही है। ठीक है, अब इसकी नीचे वाली कंडीशन ले लें हम, इसको ले लें, इसको लो इस तरीके से, यह थीटा और अब जो इसका परिणाम कितना है हमारे पास E2 वेक्टर, तो थीटा जुड़ा हुआ इस वजह से, तो जो हो जाएगा हमारे पास क्या E2 cos थीटा और जी क्या हो जाएगा E2 sin थीटा, तो जी हो जाएगा हमारे पास क्या E2 cos थीटा और जी हो जाएगा हमारे पास क्या
E2 साइन थीटा। बताओ क्लियर बात। अब एक बात समझो, हुआ क्या कि जैसे हमने बिंदु P पर घटकों का वियोजन किया तो E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परमाणु में कैसे हैं, परमाणु में समान है। जैसे हम बात करें इस तरीके से कि किसी सरफेस पे कोई एक 5 किलोग्राम का पिंड है, इस पर एक बल लग रहा है 10 न्यूटन का, यहाँ भी लग रहा है 10 न्यूटन का। दोनों तरफ बल कैसे हैं, आपस में समान है। तो जब बल आपस समान है तो इनका अंतर कितना आएगा, इनका अंतर आपको शून्य मिलेगा। क्योंकि अंतर शून्य मिल रहा है तो क्या अब इस 5 किलोग्राम के पिंड में विस्थापन होगा, कभी नहीं होगा। तो इसका परिमाण शून्य है आपका। बताओ तो E1 10 न्यूटन परमाणु में समान है, दिशा में कैसे हैं, विपरीत है, तो इनका परिमाण कैसे मिलेगा, आपको शून्य मिलेगा। उसी प्रकार से अगर बात की जाए कि सरफेस कोई एम द्रव्यमान का 5 किलोग्राम पिंड है, एक बल लग रहा है 10 न्यूटन लग रहा है, एक और लगने लगा 10 न्यूटन बल, दोनों बल एक ही दिशा में, तो आपस में क्या होंगे जी, आपस में क्या होंगे जी, जुड़ेंगे। 10 टोटल कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। घटकों का वियोजन करने पर बिंदु P पर घटकों का वियोजन करने पर यानी कि जो ऊर्ध्व घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परमाणु में समान दिशा में विपरीत हैं, अतः इनका परिमाण शून्य हो जाएगा। लेकिन E1 cos थीटा, लेकिन क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा दिशा में भी समान है और परमाणु में समान है, अतः ये आपस में जुड़ जाएंगे। इतनी बात आपको नोट करना है। आपकी स्क्रीन पे आ चुकी होगी तो क्या है, क्योंकि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर की दिशा असमान होने के कारण घटकों का वियोजन करने पर ऊर्ध्व घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परमाणु में समान दिशा में विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः इनका परिमाण शून्य हो जाएगा। लेकिन बिंदु P पर क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परमाणु में समान दिशा में भी समान है, अतः इनका परिमाण, अतः ये आपस में जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में जुड़ जाएंगे। इस बात को नोट कर लेना। तो अब देखो यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इसको नोट करना। इसके बाद जो भाषा लिखी हुई है, जो भाषा आपने बोली है उसको नोट कर लेना, तब इसके बाद आगे लिखना परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तो आपस में परिणाम इनका शून्य हो गया, केवल आपको क्षैतिज वाला जोड़ना है। तो आपका परिणाम क्या होगा, इक्वल हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो इक्वल हो जाएगा E1, यहाँ से कॉमन क्या निकाले, cos निकाल ले रहे, तो E1 प्लस का E2 और हमने कॉमन निकाले यहाँ से cos थीटा। तो इक्वल टू E1 का मान रखो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस का E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कहीं निकाल दो। थीटा के सामने लंब है, 90 के सामने कर्ण है, तो आधार क्या होगा L बटे कर्ण क्या होगा, हमारे पास कर्ण है हमारे पास, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैसे हैं, समान है कि नहीं। इस तरीके से लिखा हुआ है x प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 2x। बताओ तो वही तो बात होगी यहाँ से, तो हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा x अगर 2x तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका मल्टीपल कर दिया, ठीक है, तो L और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2L। अब एक लिखा हुआ है इस तरीके से, x और रूट x है, गुणाम का जुड़ती हैं, लिखा हुआ है x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 तो गुणा में जुड़ती हैं, तो x की पावर 1 प्लस 1/2 अर्थात क्या होगा x की पावर 3/2 हो जाएगा। वही बात यहाँ पर है, तो x पर 1 और 1/2 तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो हम जानते हैं कि Q इंटू 2 किसके बराबर है, तो P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन
r² प्लस l² की पावर 3/2। वही कंडीशन हमारे पास है कि l का मान r से छोटा, अर्थात ये द्विध्रुव बहुत छोटा है, l का मान r से कम है, l का मान r से कम है, अतः l² का मान r² की अपेक्षा बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। समझाई थी हमने, जैसे हमने कहा कि 2 3 से छोटा हो, कितना अंतर, 1, इसका वर्ग करोगे 2 का वर्ग 4, 3 को 9, कितना अंतर आ गया, 5 का अंतर, वही कंडीशन यहाँ पर। तो अब l² आपका कैसा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नगण्य। तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से में e² इक्वल टू हो जाएगा, तो स्क्वायर नहीं, इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई ε0 p अपॉन r² नगण्य हो गया, l² नगण्य हो गया, तो r² की पावर 3/2। तो e इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से में 1/4 पाई ε, दिखाई दे रहा, p अपॉन लिखा हुआ r² की पावर 3/2। घात के ऊपर घात गुणा होता है तो स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिलेगा सीधा में r3। इस तरीके से हमने निकाला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मात्रा न्यूटन प्रति कूलम। तो इक्वल टू मिला में 1/4 पाई ε0 p अपॉन r3। और हमने अक्ष पर क्या पढ़ा था, हमने अक्ष पर पढ़ा था इक्वल टू पढ़ा था 1/4 पाई ε0 2p अपॉन r3 पढ़ा था हमने अक्ष पर। तो इक्वल टू काम करना है तो 2 बार निकाल ले रहे हैं, तो इक्वल टू इंटू 1/4 पाई ε0 p अपॉन r3। ये हमारा कहाँ पर है, अच्छी कंडीशन का है। तो E अच्छी है इक्वल टू 2 इंटू किसके बराबर है, निरक्षीय के, तो E इंटू निरक्षीय, E इंटू निरक्षीय। तो यानी कि जो अक्ष पर स्थित जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह निरक्षीय की दोगुनी होती है। अक्ष पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय कितनी गुनी होती है, दोगुनी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वैसे मैंने पूरा प्रयास किया इसको सही समझाने का, कहीं भी कोई डाउट होगा नहीं। तो बताओ, भाषा बना के लिख लेना कि माना ए भी वैद्युत द्विध्रुव इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु पे स्थित है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने A को P से मिलाया, P को B से मिलाने पर A की लेंथ कितनी मिले में √r² प्लस l² मिला, क्या हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, A पर रखे प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता इवन वेक्टर बाहर की ओर है, जबकि B पर उपस्थित माइनस Q कारण तीव्रता वेक्टर कहाँ की ओर है, उसी ओर है। अतः इतना कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमने सॉल्व किया, यहाँ से निकाला। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आए, हमने देखा कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की दिशा आपस में परस्पर कैसे हैं, असमान होने के कारण इनका क्या किया, हमने घटकों का योजन किया। जब घटकों का योजन किया, हमने इनका परिणामी घटक देखा, हमने इनका क्षेत्र घटक पहचाना, इनका ऊर्ध्व घटक पहचाना। तरीका हम समझ चुके कैसे पहचान जाता है, देखा हमने परिणामी तीव्रता। अब चूंकि E1 cos θ E2 cos θ परमाणु सम दिशा में समान है, एक ही दिशा में, तो आपस में क्या हो गई, जुड़ गई। जिसका कहा था 5 न्यूटन टोटल 10 न्यूटन, वही बात यहाँ पर हुई है। तो देखा सॉल्व किया, यहाँ से हमने क्या नहीं मिला, हमें मिला इक्वल टू मिला 1/4 पाई ε0 p अपॉन r। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल आपसे बात करेंगे हम एक द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य की बात करेंगे और वॉल्यूम का आघूर्ण, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया, इस वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जैसे हर बच्चा पढ़े हर बच्चा सीखे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।